अध्याय 4 देख रहे हैं, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी क्या है? फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का मतलब यह है कि आप या मैं, हमारे लिए क्या जरूरत है, क्या जरूरी है। पहला, खाना, हवा, पानी, या इसको समराइज करें तो रोटी कपड़ा मकान। तो अगर एक शरीर को चलाना है, एक बॉडी को मेंटेन करना है और काम करना है, जिंदगी जीना है, तो हमें खाना चाहिए, भोजन चाहिए। हर एक आदमी को खाना चाहिए। अगर एक इंसान को खाना नहीं मिल रहा है तो वो फूड इनसिक्योर हो जाएगा, यानी फूड खाद्य सुरक्षा नहीं रहेगी उसकी। पहली चीज आती है इसमें अवेलेबिलिटी, दूसरी एक्सेसिबिलिटी, और तीसरी बात आती है अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। इसका मतलब ये जो 3 ए है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इसका मतलब ये है, अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि जो देश में फूड प्रोड्यूस होता है या खाना पैदा होता है, खाद्यान्न, वो अच्छा पैदा हो। अगर खाना ना हो, खाद्यान्न ना हो, तो उसको मंगाया जा सके, इंपोर्ट किया जा सके, और हमारे पास खाद्यान्न, ग्रैनरीज मतलब खाद्यान्न होता है, तो उसका स्टॉक हो, हमारे पास एक पर्याप्त स्टॉक हो खाने का। इसे हम कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अब फूड की बात हम क्या कर रहे हैं? फूड की हम बात कर रहे हैं ग्रेन्स की, जो स्टेपल फूड होता है। जैसे हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं अलग अलग फॉर्म में, राइस हो गया, वीट हो गया, ये चीज, दाल, पल्सेस हो गई। लेकिन खाद्यान्न जरूरी है पहले। दूसरी चीज इसमें जो आती है वो होती है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि खाना एक इंसान के पास पहुंचे या एक इंसान खाने तक पहुंचे, यानी बहुत दूरी ना हो या इनएक्सेसिबल ना हो, आराम से पहुंच पाए, खाना उसके पास आराम से पहुंच जाए या वो खाने के पास आराम से पहुंच जाए। और फिर जो अगली बात आती है वो होती अफोर्डेबिलिटी, सामर्थ्य। क्या हमारे पास पैसा है, हमारे जेब में उतना कैश है कि हम खाना ले सके, वो भी अच्छा, साफ, सुरक्षित, न्यूट्रिशियस खाना। एक आदमी की जो डाइटरी नीड होती है, अगर आप हिंदुस्तान की थाली देखें तो उसमें आपको पापड़, अचार, रोटी, दाल, सब्जी, यानी जो भी चीजें हमारे शरीर के लिए, आंखों के लिए हमें विटामिन ए चाहिए, बालों के लिए विटामिन ई चाहिए, हमारे हीमोग्लोबिन के लिए हमको आयरन चाहिए। तो बहुत सारी चीज है जो एक न्यूट्रिएंट वाले मील में मिलती है, पौष्टिक खाना जिसे कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, हमारे पास सफिशिएंट हो, सेफ हो और न्यूट्रिशियस फूड खरीदने की ताकत हो, सामर्थ्य हो। हमारे देश में है पीडीएस, बहुत सारे देशों में पीडीएस की व्यवस्था है। पीडीएस मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो बहुत सारी ऐसी जनसंख्या है, तादाद है, जिनका पेट पीडीएस से डायरेक्टली रिलेटेड है। सरकार पीडीएस जो चला रही है, यानी कि पूरी चेन, पूरी सप्लाई चेन, बुआई करने से लेकर लोगों के पेट में जाने तक, जो एक क्यू में, रास्ते में या ये लाइन में सबसे आखिर में खड़ा है आदमी, उसको भी खाना मिलना चाहिए पीडीएस के थ्रू। जब भी हम कोई तकलीफ हो, कैलेमिटी हो, अर्थक्वेक हो, ड्रॉट हो या ऐसी कोई डिजास्टर हो, उस समय खाना दिया जा सके लोगों को। तो जैसे मैंने कहा, खाद्य सुरक्षा, इसका मतलब यह है कि खाना, अच्छा खाना, जो बेसिक फूड स्टफ है, जो निर्धन लोग होते हैं, पुअर लोग, वो क्या करते हैं? वो आपने देखा है, गांव में रोटी के साथ प्याज खाते हैं, चावल के साथ, गीला चावल खाते हैं नमक के साथ। तो 1995 में एक वर्ल्ड फूड समिट ने कहा कि जो फूड सिक्योरिटी है, चाहे आप इंडिविजुअल लेवल पे लें, हाउस होल्ड लेवल पे लें, रीजनल, नेशनल या ग्लोबल, ये हर एक आदमी जो है
उसको एक खाना मिले, प्रॉपर खाना मिले और फूड प्रेफरेंस के हिसाब से चीज़ें मिले, क्योंकि उसकी ज़िंदगी, उसकी लाइफ हेल्दी होनी चाहिए। ये जो डिक्लेरेशन था ये और रिकॉग्नाइज करता है कि अगर आपको खाना देना है, खाना मिलना है सबको, तो आपको गरीबी हटानी पड़ेगी, क्योंकि जिसके पास गरीबी है वो खाना खा तो लेगा, लेकिन हो सकता है वो खाना उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी ना करता हो। 3 चीज़ फिर से बताऊंगा, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। ये 3 डिमेंशन है जो खाद्य सुरक्षा के डिमेंशन तय करती है। हमेशा इतना खाना हो हर आदमी के लिए, हिंदुस्तान का हर आदमी, जैसे हिंदुस्तान की बात करूं, जैसे 3 लोग हैं हमारे पास और खाना केवल 2 के लिए है, तीसरे आदमी के लिए नहीं है, तो ये फूड सिक्योरिटी नहीं है, ये खाद्य सुरक्षा नहीं है। तीसरा जो आदमी है वो खाद्य सुरक्षित नहीं है। हर आदमी के पास अच्छी क्वालिटी का खाना वो ले सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मुर्ग मुसल्लम या पनीर सुगंधा खा ले, लेकिन इतना खा ले, इतना उसको मिल जाए कि उसकी प्रॉपर नीड पूरी हो जाए। क्यों जरूरी हो जाती है ये खाद्य सुरक्षा? नेसेसिटी क्यों है? क्यों हम इसकी बात करते हैं? इसकी हम इसलिए बात करते हैं कि खाद्य सुरक्षा पूरे देश में खाना रहे, आज नहीं, कल नहीं, परसों भी रहे। यानी कोई भी आदमी आपके देश का भूखा नहीं होना चाहिए, भूखा नहीं मरना चाहिए। रात को कोई भी भूखा पेट ना सोए। एक ऐसा सिचुएशन आ सकती है, कुछ ऐसी रीजन्स है जहां पर बहुत सारी दिक्कतें आती है। कहीं बाढ़ आती रहती है, कहीं सूखा पड़ता रहता है। इसका मतलब जो प्रकृति है उसकी जो दरकार है, डिजास्टर हो सकता है, कैलेमिटी हो सकती है। कभी सुनामी आ गया, कभी क्रॉप ही खराब हो गई, कभी पूरी क्रॉप हो गई, तो इससे फेमाइन आ जाएगा। इससे ऐसी चीज आ जाएगी, फेमाइन मतलब होता है कि भाई अब चीजें खत्म हो गई, लोगों के पास दाने दानों को मोहताज हो गए। फेमाइन। जब भी एक नेचुरल कैलामिटी आती है, कोई नुकसान पहुंचता है, या जैसे मान लीजिए क्रॉप ही पूरी खराब की खराब हो गई, जब क्रॉप कटनी है तभी पाला पड़ गया, बरसात हो गई, तो इससे क्या होगा? प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फूड ग्रेन्स जब पैदा नहीं हुए, आए नहीं, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो गरीब लोग हैं वो इसको खरीद नहीं कर पाएंगे, शॉर्टेज हो जाएगी। कई लोग ले पाएंगे, लेकिन कई सारे लोग इसको नहीं ले पाएंगे, और ये कैलामिटी चलती चले जाए, जैसे मैंने फेमाइन बताया, भुखमरी, ये चलती चले जाए, समय बहुत निकल जाए, तो यहां पर वो जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं, भूखमरी हो जाएगी। भूखमरी, लोग भूख से मर जाएंगे। और जो बहुत बड़े बड़े स्टारवेशन है, फेमाइन में रिजल्ट करते हैं। फेमाइन मतलब होता है अकाल। बहुत सारे ऐसे हमने देखे हैं, हुए हैं, हो भी रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब नेचुरल कैलामिटी आती है तो फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए उस समय के लिए। अब इसको समझिए, 1943 की बात मैं कर रहा हूं, बंगाल की बात कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्न था हमारे हिस्ट्री का, हिंदुस्तान की। हुआ ये, बहुत ही जबरदस्त अकाल पड़ा 1943 में। 30 लाख लोग, 3 मिलियन लोग मर गए। आप समझ रहे हैं? 3 मिलियन, जो बेसिक बंगाल में लोग चावल खाते थे, वो उसका रेस इतना बड़ा, इतना प्राइस बढ़ गया कि लोग खा नहीं पाए, और उसके बाद लोग भूख से मर गए, डिसीजेस भी बढ़ गई। तो क्या गंदा पानी पीना पड़ रहा था, जो खराब खाना था वो खाना पड़ रहा था, कई लोग को खाना ये भी नहीं हुआ। तो ये फेमाइन और स्टारवेशन, अकाल और भुखमरी, ये अब दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार ये हो चुकी है। और आपने मौत देखी, 30 लाख लोग मरे। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो उस सिचुएशन को दर्शा रही है कि उस समय लोगों के साथ क्या हुआ था। हड्डियां निकल आई थी, और बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी इस अकाल से अछूते नहीं रहे।
सबको इफेक्ट किया। उसके बाद 1943 के बाद आज तक हिंदुस्तान में कभी भी अकाल नहीं पड़ा, कभी भी नहीं पड़ा, जबकि ऐसी सिचुएशन आई हैं, लेकिन आज तक ऐसी चीज़ नहीं हुई। लेकिन कुछ ऐसी अगर छोटे मोटे आप एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कालाहांडी हो गया, काशीपुर हो गया, उड़ीसा में हो गए, ऐसी और भी जगह जाएंगे आप, बारान डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, झारखंड में पलामाऊ है, और भी और रिमोट एरियाज हैं, मतलब बहुत बहुत दूर दराज के जो इलाके हैं, वहाँ पर हम आज भी ऐसी सिचुएशन सुनते हैं, फेमिन लाइक, भूखमरी, अकाल, या फिर प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है उनको, या उनको खाद्य सुरक्षा नहीं मिल रही है। ये हम खबरें सुनते रहते हैं, लेकिन उस तौर पे जो 30 मिलियन वाला अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो अब सवाल उठता है कि कौन लोग हैं जो फूड इनसिक्योर है। आप तो सोचते होंगे हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो घर में खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। कौन है ये, कहाँ से आते हैं ये लोग? वो लोग जिनके पास पैसा नहीं होता, गरीब लोग जो होते हैं, वो लोग जिनको खाना तो मिल रहा है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप जाएं तो वहाँ पर ऐसे लेबर, ऐसे कामगार जिनके पास ज़मीन नहीं है, ऐसे हैं जो थोड़ा सा आर्टिसंस है, कलाकारी का काम करते हैं, ऐसी खुद काम कमाने खाने वाले लोग हैं। अगर आप शहरी इलाकों में आ जाएं तो वहाँ पर जो गरीब हैं, जो भीख मांगते हैं, वो लोग जिनके पास घर नहीं है, होमलेस कहते हैं जिनको कहते हैं। इसके अलावा, क्योंकि बेगर को अगर कुछ पैसा दोगे तभी आप वो खा पाएगा। इसके अलावा कुछ लेबर्स होते हैं जो केवल किसी समय के लिए उनको काम मिलता है। कंस्ट्रक्शन माइग्रेंट जो कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, तो ये कई होते हैं जो सीजनल वर्कर्स होते हैं, जिनको किसी सीजन में काम मिलता है, हमेशा काम नहीं मिलता। ये सारे लोग जिनका मैंने अभी आपके सामने डिस्कशन किया, ये सारे के सारे जो हैं ना, इनको AAA नहीं मिलता। जो मैंने AAA स्टार्टिंग में बताया था, ये सारे वो लोग आते हैं जो फूड इनसिक्योर होते हैं, जिनके पास ये वल्नरेबल क्लास है, ये इनसिक्योर क्लास है। बहुत सारे, अगर आप थोड़ा और आगे जाएं तो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं, जो ऐसी औरतें जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, बच्चे जो 5 साल से कम हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो फूड इनसिक्योर है। NHFS, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, ये जब सर्वे इनके होते हैं तो एक सर्वे उन्होंने किया था, बहुत पहले की बात है, लेकिन तब इन्होंने बताया था कि 11 करोड़ औरतें और बच्चे ये खाद्य असुरक्षित हैं। बहुत पहले की बात हो गई, लेकिन उस समय भी देखिए इतने सारे लोग, खास तौर पे औरतें और बच्चे, ये खाद्य असुरक्षित थे। प्रेग्नेंट, क्योंकि आप देखें आधी औरतें हैं, किसी भी देश में आप जाएं आधी औरतें होती हैं। अगर उनके साथ ऐसा है और जो बच्चे बढ़ने वाले हैं, आगे देश के काम आएंगे, उनके वो फूड इनसिक्योर है, तब कैसे काम चलेगा? अब कई ऐसे रीजन हैं जो फूड इनसिक्योर हैं। कई ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ हो जाता है तो आप इतने ऊपर कैसे जाएंगे? ऐसी जगह है जहां पर आप कैसे पहुंचेंगे? फूड इनसिक्योर रीजन है ये। तो वो जगह जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जगह है, जो आप ये कहें कि जहां निर्धनता ज़्यादा है, जहां पर ट्राइबल लोग होते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं, जो बहुत सूखे इलाके में रहते हैं, या रिमोट एरिया में जहां पर रोड तक नहीं है और जहां पर मुश्किलात का सामना होता रहता है, नेचुरल डिजास्टर होता रहता है, जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कई इलाके मध्य प्रदेश के भी हैं। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं हिंदुस्तान में जहां पर फूड इनसिक्योरिटी है, लोग भूख से परेशान हैं या उनको पूरा खाना नहीं मिल पाता। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और हंगर के बारे में बात करूं, भूख की बात करूं, तो मैं यहाँ पर एक कहानी बताना चाहूँगा आपको। रामू, आप समझिएगा इससे क्या निकल के आता है। आपको क्या लगता है कि इनकी क्या दिक्कतें होंगी, क्या इनसिक्योरिटी है इनकी, क्यों हमको खाद्य सुरक्षा के बारे में इतनी बात करनी पड़ रही है? रामू जो है वो कैजुअल लेबर है, एग्रीकल्चर, रायपुर विलेज में। उसका जो सबसे बड़ा बच्चा है सोमू, वो 10 साल का है और वो भी काम करता है,
सरपंच के घर में काम करता है और उनकी जानवरों को ख्याल रखता है। सोमू पूरे साल 1,000 रुपये आपको मिलता है, 1 साल के लिए, सारे साल के लिए 1,000 रुपये। रामू के 3 और बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, बहुत छोटे हैं, काम नहीं कर पाएंगे अभी। उसकी जो वाइफ है सुनहरी, ये भी पार्ट टाइम काम करती है, घर में काम करती है और जानवरों के लिए काम करती है और गोबर वोबर हटाती है। वो आधा लीटर उसको दूध मिल जाता है और कुछ बना हुआ खाना मिल जाता है, कुछ सब्जियां मिल जाती है उसके डेली के काम के लिए। इसके अलावा वो अपने हस्बैंड के साथ काम भी करती है, जो सीजनल काम होता है एग्रीकल्चर में। अब एग्रीकल्चर में क्या है कि सीजनल काम होता है। एक बार जब आपकी सोइंग होगी, बीज आपने रोप दिए या फिर ट्रांसप्लांट कर दिए, जैसे पैडी ट्रांसप्लांटिंग होती है और हार्वेस्टिंग होती है, यानी कि जब आप फसल काटते हैं, मतलब कुछ कुछ समय में काम होता है। जब बढ़ रही होती है फसल तब आपको ज़रूरत नहीं होती किसी की, तो रामू उस समय बेरोजगार होता है। इसका मतलब वो 4 महीने तो काम नहीं करता, उसको काम ही नहीं मिलता, तो वो जाके ईंटा बनाने की किसी भट्टे में काम कर लेता है। अब इस सारे काम को देखें तो उसके पास इतना भी नहीं पिन पाता कि वो 2 स्क्वायर मील या 2 जून की रोटी भी ठीक से कमा सके अपने फैमिली के लिए। जैसे दूध हो गया, वेजिटेबल हो गया, वो इनके खाने में नहीं है, डेली नहीं है, ना पूरा दूध मिलता है उनको हर दिन, ना वेजिटेबल मिलता है। रामू 4 महीने के लिए तो इनसिक्योर है इन 4 महीनों में, क्योंकि एग्रीकल्चर एक सीजनल काम है। यहाँ पर 4 महीने, और 4 महीना बहुत बड़ा होता है इतनी बड़ी फैमिली को लेके, तो वहाँ पर उसको 4 महीने के लिए कुछ नहीं मिलता, खाद्य असुरक्षित है, उसके बच्चों को वो जो पोषण मिलना चाहिए, जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। अब हम आए यहाँ पर अहमद केस में। अहमद जो है वो रिक्शा चालक है बेंगलोर में। ये झुमरी तलैया से आए हैं यहाँ से। 3 उनके भाई है, 2 बहनें हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, झुग्गी में रहते हैं ये। और पूरी जो फैमिली है वो जो रिक्शा चलाते हैं उसी पैसे पे डिपेंड करती है। कभी इनको पैसा मिल जाता है, कभी इनको कम मिलता है, तो ये भी हैंड टू माउथ है, डे टू डे नेसेसिटी इनकी पूरी नहीं हो पाती है। मतलब इतना कमा लेते हैं कि थोड़ा चल जाए काम। लेकिन इनके पास एक येलो कार्ड है। येलो कार्ड का मतलब ये होता है कि वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड है, वो बीपीएल कार्ड है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला कार्ड है। राशन की दुकान, फेयर प्राइस शॉप, आपके आसपास ज़रूर शॉप होगी जहाँ पर लोग चावल और गेहूँ और केरोसिन लेने जाते हैं। तो यहाँ पर इनको चीनी, गेहूँ, चावल, केरोसिन ऑयल मिल जाती है। अब ये जो मार्केट प्राइस है उससे थोड़ा कम है। इस तरीके से वो इतनी बड़ी फैमिली का भरण पोषण करता है। बहुत अच्छे से नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी जितना चाहिए जिंदा रहने के लिए उतना वो कर लेता है। आप देखें, अहमद भी फूड्स इनसिक्योर है, लेकिन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होने के कारण उसके पास एक ऐसा कार्ड है जो उसे कुछ ऐसी चीज़ें दिलवाता है कम दाम में, जिससे वो अपने परिवार को चला सके। अब मैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आएगा भी, इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे बड़े डिटेल में। यहाँ हम हंगर की बात कर रहे हैं, तो फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है हंगर का। भूख, खाद्य सुरक्षा या असुरक्षा, ये हंगर से रिलेटेड है। अगर हमको खाद्य सुरक्षा बनानी है तो ये भूख को हटाना है, तो आगे जो भी दिक्कत हो सकती है, कोई भी हंगर इश्यू है, जैसे आदमी, क्योंकि हंगर के 2 डायमेंशन है, आप समझिए, जो भूख है उसके 2 डायमेंशन हो सकते हैं। एक क्रोनिक हो सकती है, एक सीजनल, दीर्घकालिक और मौसमी। ये क्रोनिक और सीजनल, ये 2 तरीके के अलग अलग हंगर भूख है। NHFS, फिर से मैं बात करता हूं, एक समय इन्होंने फिर से कुछ सर्वे वगैरह किया और इस सर्वे में पूरे जो घर है हिंदुस्तान के वहां देखा, और 3 राउंड किया इन्होंने सर्वे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और फिर उनको क्या मिला, उन्होंने ये देखा कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर को चाहिए, उनको इन्होंने ये सारी सर्वे दिया ताकि वो अलग अलग प्रोग्राम बना सके इन लोगों के लिए।
और इंफॉर्मेशन दे सके जो भी हेल्थ और फैमिली वेलफेयर इश्यू से आती है, ताकि गवर्नमेंट इन लोगों के लिए कुछ कर सके और इस हंगर को ख़त्म कर सके। तो एक सर्वे किया गया और फाइनली गवर्नमेंट को जब ये सर्वे हुआ तो उससे कई चीज़ें निकल के आई कि ये सिचुएशन है जहाँ पे उन्हें काम करना है। तो दो तरीके के हंगर होते हैं। एक क्रोनिक हंगर है, क्रोनिक दीर्घकालिक। एक आदमी खाना खा रहा है, खा तो रहा है लेकिन वो प्रॉपर खाना नहीं खा रहा है। इसका मतलब उसको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है। वो जिंदा है, वो कुछ खा रहा है लेकिन बैलेंस डाइट नहीं खा रहा है। इसका क्रोनिक हंगर मतलब ये है कि हमेशा जो खाना वो खा रहा है वो डेफिशिएंट है, कम खाना खा रहा है और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही कम है उसमें। क्वालिटी जो दाल चावल मैंने बताया, दाल चावल सब्जी, खीरा, ककड़ी और अचार, पापड़, ये सब जो होना चाहिए वो नहीं कर सकता वो। गरीब लोगों को अगर आप खाते हुए देखेंगे तो आप शायद वो देख भी नहीं पाएंगे। क्या आप रोटी के साथ प्याज खा सकते हैं या रोटी के साथ नमक खा सकते हैं? ये खाते हैं। तो ये क्रोनिक हंगर लेकिन कम हुआ है। गवर्नमेंट ने जो काम किया है, 2.3% हुआ करता था ये, अब ये 0.7% हो गया है। अर्बन एरियाज में ये भी कम हुआ है, पहले 0.8% हुआ करता था क्रोनिक हंगर, दीर्घकालिक भूख। अब ये कम हो गया 0.3%। यानी वो खाना नहीं खा पाते हैं जो उन्हें खाना चाहिए, जो एक इंसान की शरीर की ज़रूरत है। सीजनल हंगर क्या होता है? सीजनल हंगर जैसे हमने अभी रामू की बात की थी, अब वो तब काम करता है जब उसकी ज़रूरत होती है। जब क्रॉप है उसको उगाने की शुरुआत करता है, लेकिन जब क्रॉप उग रही होती है तब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए जब उसको काटना होता है तब उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये 4 महीने के लिए उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता इस समय। इसका मतलब ये सीजनल जो साइकिल है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है सीजनल साइकिल। इसलिए अब देखें, जैसे मैं अभी आगे मनरेगा के बारे में भी बात करूंगा, ये 3 या 4 महीने, 3 महीने का 100 दिन का मनरेगा में आपको दिया गया है। वो किस कारण से? क्योंकि ये जो 3-4 महीने है ना, उसको पूरा करना है। इस 3-4 महीने में पूरा करना है, लोगों को खाद्य सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर आप कुछ और ऐसी जगह पे आ जाए, कंस्ट्रक्शन के समय आ जाइए, अब आप शहर की तरफ आ जाइए, जब बरसात हो रही होती है तो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता है। तो जब कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता है तो उस समय जो मजदूर है वो भूखे रहते हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि खा पाए, कि डेली कमाने वाले। और कई माइल न्यूट्रिशन, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सब चीज़ें ठीक से नहीं ले पा रहे, यानी रॉन्ग प्रोपोर्शन में ले रहे हैं। जो हिंदुस्तान है उसका एम क्या है? हमारा ये है कि सेल्फ सफिशिएंसी, खाद्यान्न में हम इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद ये शुरू हुआ। हिंदुस्तान ने सारे वो मेजर लिए ताकि जो खाना है, खाद्यान्न है, वो पूरा रहे, हम उसके लिए सेल्फ सफिशिएंट रहे। फिर उसके बाद 1960, उसके बाद एक्चुअली 1960 में शुरुआत हुई और 1960 में दिक्कत थी। NSSO आया, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने चीज़ें बताई। फिर उसके बाद शुरू हुआ लेट 1960s या करें अर्ली 1970s में, यहाँ पर हरित क्रांति शुरू हुई। और उसके बाद ये जगह जगह वेरी हुआ, बट HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, नए तरीके, मॉडर्न फार्मिंग के तरीके अपनाए गए और फिर गेहूं और चावल पैदा किया गया। वो पंजाब और उत्तर प्रदेश में पैदा किया गया बहुत अच्छी तरीके से। तो फूड रेंज जो पैदा होता था, जो 7.23 मिलियन होता था 64-65 में, वो 78.9 मिलियन टन हो गया 2012-13 में। 78.9 आप समझ सकते हैं, इतना लाख टन। 1 मिलियन जो होता है 10 लाख होता है, इतना टन पैदावार होने लगी। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं रहा, कई जगह पे जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जी जब थी प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने एक डाक टिकट जारी किया था जब ये हरित क्रांति हुई थी, और उन्होंने व्हीट रेवोल्यूशन, एक बकायदा एक स्टैम्प जारी किया था जुलाई 1968 में, क्योंकि वाकई बेहतरीन काम हो गया था। क्योंकि जो फार्मर्स हैं, लोग, उन्होंने वाकई इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाया। हरित, अभी हमारे पास
आज की बात अगर मैं कहूँ 2020 की बात, तो आगे के 3 साल के लिए हमारे पास पर्याप्त खाना है, पर्याप्त फूड है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI, इसको सेटअप किया गया। ये FCI जो है वो एक ऐसी संस्था है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है FCI। इसको एक एक्ट के थ्रू फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 इसके तहत लागू किया गया था, बनाया गया था, ताकि जो भी फार्मर है उनको सेफगार्ड किया जा सके और जो भी फूड ग्रेन पैदा हो रहा है उसको रखा जाए, संभाला जाए, प्रबंधन किया जाए और PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू भेजा जा सके। चाहे वीट हो, राइस हो, यानी क्रॉप के पहले एक MSP जारी कर देते हैं, क्रॉप से पहले, कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा। इसका मतलब ये है कि जब एक फार्मर है, जब वो उसे पता है कि मैं ये उगाऊंगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, 1 टन के लिए, 100 kg के लिए 1 टन में ये लिया जाता है, तो 1 टन के मान लीजिए 1000 रुपये गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिए। उसे पता है कि जितना उसके पास सरप्लस फूड होगा, अधिशेष जिसे कहते हैं, वो जाके FCI को बेचता है। FCI उसे 1000 रुपये प्रति 100 किलो के हिसाब से ले लेती है, फिर उसे वो रख लेती है। उनके पास बड़े बड़े स्टोर होते हैं, वहाँ रखते हैं और यहाँ से फिर वो अलग अलग जगह जाता है, अलग अलग रीजन में जाता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक पूरी चेन बनी हुई है और आखिर में वो पहुँचता है राशन की शॉप में, जहाँ से मैं और आप जाके अपना, अगर हमारे पास BPL है तो हमें बहुत ही कम पैसे में मिल जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास BPL नहीं है, अगर पीला कार्ड नहीं है, तो फिर भी वो उतने में मिलेगा जो बाहर जो मिल रहा होगा नॉर्मल शॉप्स में, उससे कम ही रहेगा। मतलब MSP जैसे मैं बता रहा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। FCI इसके लिए बताती है कि भाई फार्मर से हम खरीदेंगे, क्योंकि फार्मर भी खुश हो जाएंगे ना। उन्हें पता है कि वो जो हम जनरेट कर रहे हैं, जो हम फूड जनरेट कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, हमें इतना पैसा तो मिलेगा। तो 27 क्रॉप्स ऐसी है जो FCI खरीदती है, चाहे वो दाल हो, दलहन हो, तिलहन हो, ये सारी चीज। हिंदुस्तान में हमने बात की ग्रीन रेवोल्यूशन की। 1960 के आखिर में, 1970 के स्टार्टिंग में हमने हरित क्रांति देखी। तब से आज तक हमारे पास, हमारे देश में कभी भी फेमाइन नहीं हुआ, अकाल की स्थिति नहीं हुई, जबकि वेदर कंडीशंस खराब रही बीच में, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पिछले 30 साल में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके की क्रॉप हम उगा रहे हैं। जैसी कंडीशंस जो बड़ी एडवर्स कंडीशन थी, ऐसा मतलब वेदर कंडीशन खराब थी या सिचुएशन खराब थी, तब भी हमें कभी भी अकाल की स्थिति नहीं पहुंची। इसके लिए क्या था कि सरकार ने कुछ स्टेप लिए। फूड सिक्योरिटी सिस्टम, इसका मतलब ये है कि जो बफर स्टॉक है, फूड ग्रेन्स, खाद्यान्न का जो बफर स्टॉक है वो रहे, साथ में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये चले फूड ग्रेन्स का, और बाकी जो ज़रूरी साधन है, जो ज़रूरी एक इंसान के लिए, एक आदमी के लिए, एक सिटीजन के लिए खाने पीने के लिए है, उसकी व्यवस्था की जाए। पहले मैं आपको ये बफर स्टॉक समझाऊं है क्या। एक लेमैन लैंग्वेज में आपको साधारण भाषा में समझाता हूं कि आपके घर में 10 अंडों की ज़रूरत है, आपके पिताजी 12 अंडे लेके आते हैं, क्योंकि कंटिंजेंसी सिचुएशन है। 2 ये हमेशा एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं। ये जो 2 एक्स्ट्रा लेके आए ना, क्योंकि अंडा टूट भी सकता है, किसी को ज़्यादा खाने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो ये जो 2 लेके आए हैं, इसे कहते हैं बफर स्टॉक। ये जो बफर स्टॉक होता है फूड ग्रेन्स का हिंदुस्तान में या किसी भी देश में, यहाँ पर वीट होता है, राइस होती है, चावल और गेहूं, ये गवर्नमेंट खरीदती है। गवर्नमेंट कैसे खरीदती है? वीट और राइस ये फार्मर से डायरेक्ट खरीदा जाता है, किसान से डायरेक्ट खरीदा जाता है, और इसको खरीदने की जो संस्था है उसका नाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फार्मर से इनसे लेती है, यानी कि एक फार्मर जिसके पास सरप्लस है, अधिशेष जिसे हम कहते हैं, तो वो अपना सामान, अपना ग्रेन लेके आते हैं, FCI इसे खरीदती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इससे पहले कि क्रॉप पैदा भी हो, जो सरकार है वो MSP डिक्लेयर कर देती है
कि ये आपका मिनिमम सेलिंग प्राइस या इसे कहेंगे सपोर्ट प्राइस है। आप जब भी इसको लेके आएंगे हम आपको इतना पैसा देंगे ही देंगे। आप वीट लेके आए, हम आपको 1 टन के लिए या जो भी मेजरमेंट किया हो उसके हिसाब से पैसा देंगे। तो अब जो FCI है आपने देखे होंगे, आपके गांव के आसपास बने होंगे, शहर में के क्या है बाउंड्री में बने होंगे। तो यहां पर क्या होगा कि जो फार्मर क्या है अपने FCI में देते हैं, FCI यहां पर इसको जमा करते हैं, FCI अपने गोदाम में रखता है और गोदाम से फिर ये आगे बढ़ाता है। यानी ऐसे एक शॉप होगी, आपके घर के पास की शॉप होगी, ये जो शॉप है यहां पर यही गेहूं जो सरकार ने खरीदा है, FCI ने खरीदा है, वो PDS के थ्रू आपकी तरफ पहुंचेगा। खाद्यान्न भी होगा इसमें केरोसिन भी होगा, इसमें 2-3 रुपए अगर आप पीला आपके पास कार्ड है, यानी अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हैं तो आपको बहुत ही सस्ते दाम में 2-3 रुपए में किलो के हिसाब से मिल जाएगा। ये FCI एक गोदाम की व्यवस्था करता है, प्रॉपर स्टोरेज की व्यवस्था करता है कि पानी में अनाज बर्बाद ना हो या चूहे वूहे ना खा जाए, गंदगी ना लगे। फिर उसके बाद ये सरकार सब्सिडाइज देती है, यानी सरकार जो फार्मर से खरीद रही है, फार्मर को तो पूरे पैसे देती है, लेकिन आपको जब देगी, जब गरीबों को देगी तो फिर वो कम पैसे में देगी। मान लीजिए आपको शुगर खरीदना है 50 रुपए पर केजी, एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेकिन यहां पर अगर आप आएंगे जो राशन की जगह है वहां पर अगर आप खरीदने की कोशिश करेंगे तो यहां पर आपको कम दाम में मिलेगा, 50 रुपए में नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको राशन प्राइस कहते हैं। 2 रुपए 3 रुपए अगर आपके पास पीला कार्ड है, अगर आपके पास लाल कार्ड है तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा में मिले, लेकिन फिर भी 50 रुपए से कम ही रहेगा। जो स्टॉक है, जो भंडार है हमारे पास, इसने वाकई में जो समस्याएं हो सकती थी, अगर कोई कैलामिटी हो जाती, डिजास्टर हो जाता, एडवर्स कंडीशन, कहीं बाढ़ आ रही है, कभी कहीं पर सूखा पड़ा है, वहां पर भी ऐसी सिचुएशन भी इस सिचुएशन ने हमें फायदा दिया है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार ने बनाए हैं। कई जगह पे आप देखें कि फूड सिक्योरिटी नहीं है इसमें, कई ऐसे प्रोग्राम हैं, लेकिन इनके जो प्रोग्राम्स हैं इनके दिमाग में या नहीं कहे इनकी आत्मा में फूड सिक्योरिटी थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, मिड 1970s में इन्होंने बताया कि भाई जो पॉवर्टी लेवल है, इसका मतलब कि हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी लेवल, उन्होंने बताया कि पॉवर्टी ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है। तो 3 प्रोग्राम्स उस समय बनाए गए, क्योंकि अथाक्षेप, इसको कहते हैं अथाक्षेप प्रोग्राम, इंटरवेंशन प्रोग्राम बनाए गए। पहला था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो मैंने अभी आपको समझाया। इसके बाद था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसको ICDS कहा। इसके बाद तीसरा था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसका मतलब यह है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा से संबंधित थी। PDS सिस्टम, FCI के थ्रू अनाज जो फार्मर पैदा करेगा वो आपके पास क्लियर आएगा, यानी जिसके पास, जो अमीर है स्टेट, जिसके पास सरप्लस बहुत ज्यादा है, गेहूं चावल बहुत ज्यादा है, तो वो उस जगह पे भेजा जाएगा जहां पर गरीबी है, जो क्षेत्र गरीब है उनको ये मिलेगा। जैसे आपके आसपास जरूर आपको राशन शॉप दिखती होगी, करीबन 5.5, ये बढ़ गई हैं, लेकिन एक आइडिया आपको बता देता हूं, आइडिया लग जाएगा कि 5.5 लाख से ऊपर, इससे ऊपर राशन शॉप है, और ये फेयर प्राइस शॉप इनको कहते हैं। 5.5 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। ये फाइनल जिसे कहते हैं एंड पॉइंट होता है, रिटेल पॉइंट होता है, जहां पर आप खरीदते हैं राशन को, इसको हम फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं। यहां पर आपको शुगर मिलेगा, चीनी मिलेगी, केरोसिन ऑयल मिलेगा, और भी चीजें हैं जो एक गरीब आदमी को जीने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए। और जैसे केरोसिन किसे चाहिए? केरोसिन चाहिए खाना बनाने के लिए। तो यहां पर प्राइस बहुत कम होते हैं, मार्केट प्राइस से तो बिल्कुल ही कम होते हैं। आपके पास राशन कार्ड होगा, तो अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, तो एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे 35 केजी आपको ग्रेन मिल जाएगा, खाद्यान्न, एक आदमी के लिए 5 लीटर का केरोसिन मिलेगा, और 5 केजी आपको चीनी मिलेगा हर मंथ राशन शॉप पे आप जा सकते हैं, और यहां पर आपको एक आदमी के लिए यह व्यवस्था मिल जाएगी। राशन कार्ड 3 तरीके के होते हैं।
या ये कहें 3 तरीके से कलर कर दिया इसको ताकि पता लग सके। अभी तक मैं कहता रहा था पीला कार्ड लाल कार्ड, आपको याद होगा, है ना। तो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो जो गरीबी रेखा के नीचे है, वो जो APL यानी वो जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। इसके अलावा और भी आपके प्रोग्राम्स है, अंत्योदया कार्ड फॉर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब गरीबों में भी जो गरीब है उनके लिए अंत्योदया कार्ड है, गरीबों में भी गरीब। ऐसे रिमोट एरिया में ये लोग रह रहे हैं, इतने दूर दराज में रह रहे हैं और वो पुअर भी है। अंत्योदय, अंत मतलब यही है एंड। जैसे मैंने आपको पहले कहा था ना, एक लाइन है, उस लाइन में, उस श्रृंखला में जो आखिरी आदमी खड़ा है उनके लिए अंत्योदया कार्ड जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है। BPL कार्ड जैसे मैंने आपको बताया बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीब है, जो एक लाइन निर्धनता रेखा के नीचे आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। और फिर APL जो इसके ऊपर आते हैं, जो एक स्टिपुलेटेड अमाउंट कमाते हैं, वो थोड़ा इसके ऊपर चले जाते हैं। अब राशनिंग की बात अगर मैं कहूं, राशनिंग जो शब्द है वो गवर्नमेंट कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन को दिया हुआ है, यानी सरकार इसको कंट्रोल करेगी और सरकार को कितना मिलेगा एक समय में। राशनिंग का मतलब ये होता है कि एक समझदारी से चीजों को दिया जाए, एक कैलकुलेटेड वे में दिया जाए। 1940 में अगर आपको ले जाऊं, वहां पर जो आपको याद है कि बंगाल फेमाइन हुआ था, बहुत गंभीर अकाल पड़ा था, उसको फिर थोड़ा सा चीजें चेंज हुई 1960s, और उसके बाद जो आपकी हरित क्रांति, उसके बाद ये चीजें ठीक हो गई, फिर राशनिंग नहीं हुई। अब जो राशनिंग है वो ये है कि एक आदमी को इतना दिया जाता है, इतना मिल जाता है कि वो आराम से पूरे महीने एक आदमी खा पी सकता है। मैं आपको थोड़ा यहां ले जाना चाहूंगा कि हमें ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे आते हैं। नेम ऑफ स्कीम जो है, इसमें प्राइस देखिएगा आप, 1992 तक सबके लिए PDS सिस्टम था, सबके लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो भी राशन सिस्टम में होगा, राशन शॉप में होगा, वीट जो था वो 2 रुपए 2.3 रुपीज 1 kg, राइस था 2.89 रुपीज। फिर RPDS सिस्टम हुआ, रिवाइज PDS सिस्टम। जो बैकवर्ड ऐसे ब्लॉक्स थे, ऐसी जगह थी, ऐसे ब्लॉक्स, वहां पर 20 kg फूड ग्रेन मिलेगा। अब इसका वीट और राइस का भी प्राइस 2.8 और 3.77 किया गया। फिर TPDS, जहां पर पुअर है और नॉन पुअर दोनों के लिए, यहां पर 35 kg फूड ग्रेन डिसाइड किया गया कि सबको 35, एक आदमी को 35 kg मिलेगा। फिर अंत्योदया जो मैंने बताया अभी आपको, वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर के लिए, गरीबों से में भी गरीब। फिर वो जो सीनियर सिटीजन है, जो उम्र दराज लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, गरीब भी हैं, उनके लिए APS सिस्टम आया। APS सिस्टम उनके लिए था कि 10 kg आपको चावल मिलेगा या गेहूं मिलेगा, लेकिन ये फ्री मिलेगा। अगर कोई 60 साल के ऊपर है, वो गरीब है, उसके पास कुछ अपने उम्र के लिए कागज है, तो वो उसको फ्री मिलेगा। जो आज मैं अगर आपको स्टेटस बताऊं, कुछ आपको अंदाजा लग जाएगा। जो PDS जब शुरुआत हुई थी, PDS, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, चाहे पुअर हो, नॉन पुअर हो, गरीब हो, या जो भी तरीके का आदमी हो, उन सबको राशन शॉप से राशन मिलता था। उसके बाद 1992 में, 1992 में इसको थोड़ा सा रिवाइज किया गया या रिवैम्प किया गया। रिवैम्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, रिवाइज कह सकते हैं इसका, लेकिन नाम इसका रिवैम्ड है। इसमें क्या किया गया, 1700 ब्लॉक ऐसे आइडेंटिफाई किए गए जहां पर वाकई में दिक्कतें हैं, बहुत दूर दराज के इलाके हैं और अभी भी बहुत पिछड़े इलाके, इनको आइडेंटिफाई किया गया। 1997 में, जैसे मैंने आपको बताया, TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि TPDS इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये उनके लिए था कि पुअर इन ऑल एरियाज, जो गरीब है सारी जगह पे, पुअर इन ऑल एरियाज, गरीब जो सब जगह है। और इसमें क्या था, इशू प्राइस था, जिसमें लोगों को पैसा देना पड़ेगा या जिस पैसे में उनको मिलेगा उसको कम किया गया। फिर 2000 में, जैसे मैंने बताया, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट अपनी स्कीम्स आई, अंत्योदया अन्न योजना
और अन्नपूर्णा स्कीम एपीएस। अंत्योदय मैंने बताया पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए है, जो गरीब है, 1 करोड़ जो पुअरेस्ट है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में भी जो मतलब बीपीएल में भी जो और गरीब है, फिर उसको टीपीडीएस में आइडेंटिफाई किया गया, जो गरीब है और उन गरीबों में भी गरीब है। गरीब फैमिली, जो स्टेट का रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, उन्होंने देखा कि बीपीएल सर्वे किया उन्होंने कहा 25 केजी जो खाद्यान्न है वो बहुत ही सब्सिडाइज रेट में, यानी 2 रुपए वीट के लिए, 3 रुपए चावल के लिए, ये दिया गया। फिर उसके बाद अप्रैल 2002 तक आते आते इस 25 केजी को 35 केजी कर दिया गया। 25 केजी को 35 केजी कर दिया गया कि एक आदमी को अब 35 केजी मिल सकता है। फिर आई अन्नपूर्णा स्कीम एपीएस। इसका मतलब था बुजुर्गों के लिए, इंडिजेंट सीनियर सिटीजन, 10 केजी उनको फ्री मिलेगा। इनको जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, उनका कोई सोर्स नहीं इनकम का, कहीं से वो कमा नहीं पा रहे हैं, यानी वो गरीब है, डिस्टिट्यूट है, उनको 10 केजी फ्री मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बड़ी स्कीम थी ये, क्योंकि ऐसा सोचना बहुत बड़ी बात थी और बहुत सारी अचीवमेंट थे पीडीएस के। आज भी ये बहुत सक्सेसफुल है। जैसे कोरोना वायरस वगैरह ऐसे जब कैलेमिटी आती है तब इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। पीडीएस ने बहुत मदद की है ताकि जो फूड गेट प्राइसेस है वो स्टेबलाइज किए, यानी हर आदमी इसको कमा पाएगा और ले पाएगा, क्योंकि जब 2 रुपये 3 रुपये है तो गरीब भी इसे ले पाएगा। और दूसरा ये है कि भुखमरी ना हो, जैसे अकाल वगैरह की सिचुएशन आ गई, वहाँ पर सरप्लस रीजन जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदा होता है, वहाँ से उठा के जो बहुत गरीब इलाके हैं जहाँ पर पैदावार नहीं होती है, वहाँ इसको भेजा जाता है। यानी एक तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, बराबरी का बंटवारा। इसके अलावा फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ रहा है। एक तो आप इनकम सिक्योरिटी तो दे रहे हैं, क्योंकि फार्मर को आप एमएसपी दे रहे हैं ना, सरकार उनको एमएसपी दे रही है, तो जो फार्मर है, किसान है, उसको भी फायदा मिल रहा है, उसको भी इससे फायदा मिल जा रहा है। लेकिन यहां पर कुछ चीजें हैं, हर एक कॉइन के दोनों साइड होते हैं। सरकार एक योजना जरूर कर सकती है डिक्लेयर, लेकिन उसको लागू करना, इसको एग्जीक्यूट करना इंपॉर्टेंट है। जो बफर स्टॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा बना दिए गए हैं, यानी जो जैसे मान लीजिए 10 का बफर स्टॉक है, एफसीआई के गोडाउन में 15 है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 10 है तो वो 15 रख रहे हैं। यहां पर जो खाद्यान्न है वो खराब हो रहे हैं, उनको चूहे खा रहे हैं, वो पानी में भीग रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास खाना तो है, एफसीआई में खाना है, फिर भी लोग भूखे रह रहे हैं, फिर भी लोगों के पास खाना नहीं है। 65.3 मिलियन टन, आप देखें कि ये इतना अमाउंट था जो हमारे बफर से कहीं ज्यादा था। यानी जो एक्सेस आप स्टॉक ले रख रहे हैं, क्योंकि ये देखिए, अगर आप सामान ले लेंगे, जब 10 की जगह 15 रखेंगे तो उसको संभालना भी तो पड़ेगा, ये इसके ख्याल रखना पड़ेगा, चूहे की दवाई डालनी पड़ेगी, ठंडा रखना पड़ेगा, इसको नुकसान ना हो, बड़े बड़ी जगह चाहिए, वहां पर आपको एक आदमी चाहिए जो वहां पर खड़ा रहे, यानी आपको पैसा लगाना पड़ेगा। एक किसी चीज को अगर आपको स्टोर भी करना है, वहां पर भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा, वो पैसा कहां से आएगा। इसके अलावा होता यह है कि कई ऐसे स्टेट्स हैं जो एमएसपी के लिए बोलते हैं, सरकार को बोलते हैं कि भाई एमएसपी बढ़ाइए, आप एमएसपी तो बहुत कम देते हैं आप, क्योंकि अगर कोई उनको पता है कि हम जो ग्रेन दे रहे हैं वो तो पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप 2-2, 3-3 रुपए में, हमको आप पैसा दीजिए, हम अगर चीजें पैदा कर रहे हैं, ये चीज। फिर उसके बाद खरीदना जो फूड ग्रेन है वो कहां पर है, जैसे पंजाब है वहां से खरीदा जाता है, हरियाणा से खरीदा जाता है, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं, और जगह पे जैसे वेस्ट बंगाल है वहां पर नहीं खरीदा जाता फूड ग्रेन्स। तो मैक्सिमम जो फायदा कहां हो जाता है, ऐसा देखा गया है कि वहां पर फायदा दे दिया जाता है। जो ज्यादा एमएसपी है, इससे हो क्या रहा है, अगर एमएसपी हायर है, अगर एमएसपी आपको ने ज्यादा किया, अगर 1000 रुपए देंगे आप मान लीजिए 1 टन के लिए, 100 केजी के लिए, मैं क्या करूंगा, अगर आप 500 रुपए मुझे दीजिए जवार के लिए,
ज्वार या बाजरा के लिए। तो आप 1000 रुपये अगर दे रहे हैं वीट और राइस के लिए, तो मैं ज्वार बाजरा क्यों उगाऊंगा? मैं तो गेहूं और केवल चावल ही उगाऊंगा ना। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए ज्वार बाजरा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिग ग्रेन्स जो होते हैं उसमें कैल्शियम होता है, उसमें पोटेशियम होता है, आयरन होता है, राइट। और सॉइल डिग्रेडेशन भी होता है। एक ही चीज राइस के लिए, चावल के लिए, पैडी के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। तो उससे जमीन जो है इतनी खराब हो जाती है, सॉइल डिग्रेड हो जाता है। अगर आप वीट और राइस उगाएंगे तो जब तक आप मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं करेंगे, अलग अलग क्रॉप नहीं आप लगाएंगे, तब तक फर्टिलिटी नहीं रहेगी आपकी जमीन की। तो ये थोड़े क्रिटिसिज्म थे पीडीएस के, कुछ मैल प्रैक्टिसेस। इसमें कई लोग गलत काम कर रहे थे, कई जगह ये बहुत इनइफेक्टिव है। जो डीलर होते हैं, जो दुकान, जिनको राशन की दुकान का लाइसेंस मिलता है, वो गलत कामों में रहते हैं। वो क्या करते हैं, जो अच्छा चावल, अच्छा गेहूं आ रहा है उसको ये मार्केट में बेच देते हैं। वो जो खराब टूटा हुआ ग्रेन, खराब दीमक का खाया हुआ, कीड़ों का खाया हुआ, वो इसको देते हैं। इसके अलावा कभी लोग हर दिन पहुंच रहे हैं, लेकिन ये अपनी मर्जी से खोल रहे हैं। कभी ट्यूसडे खोल दे रहे हैं, कभी संडे खोल दे रहे हैं, अपनी मर्जी से खोल रहे हैं। 2 बजे खोल दे रहे हैं, कभी सुबह 11 बजे ही खोल दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं घंटे में। तो ये इरेगुलर ओपनिंग है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगी। इसका वो लोग जो अबव पॉवर्टी लाइन वाले हैं, देखें पॉवर्टी लाइन में, अबव पॉवर्टी लाइन आप कैसे डिफाइन करोगे? कई लोग ऐसे भी तो होंगे जो इस लाइन पे होंगे, मार्जिन में होंगे। मान लीजिए 1000 रुपये आपने डिसाइड किए हैं पॉवर्टी लाइन के, 1001 रुपये जो कमा रहा है वो भी तो कहीं ना कहीं उसी के पास है। वो जो एपीएल है उसको तो इस प्राइस में नहीं मिलेगा, वो जब अब मार्केट में जाएगा तो उसको तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो ये जो मार्जिन वाले लोग हैं, जो जस्ट ऊपर है, जो बीपीएल है 2 रुपए में मिल रहा है, एपीएल वाला 50-60 रुपए में बाहर ले रहा है। इसका मतलब यह है एपीएल की हालत उस लाइन मार्जिन पे थोड़ी सिचुएशन खराब है। अच्छा, एपीएल जो है वो यहां आएगा, वो देखेगा कि खराब सामान है, वहां पर वो आएगा ही नहीं। फिर वो देखेगा खराब सामान दे रहे हो, ये लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जो राशन वाला शॉप है बदतमीजी से बात कर रहा है, वो आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे आप भिखारी हैं, लाइन में खड़े हुए हैं। सरकार ने सब्सिडी देना शुरू किया। सब्सिडी मतलब ये होता है कि एक पेमेंट होता है जो सरकार देती है, वो सरकार देती है ताकि मार्केट प्राइस को कंपनसेट कर सके। सरकार अपने जेब से पैसा देती है, सब्सिडी इसे कहते हैं। यानी लोगों की जो खरीदने की प्राइस है वो कम से कम रखा जाए। जैसे एफसीआई जब खरीदती है फार्मर से, तो वो तो पूरा पैसे देती है ना उनको, 1000 रुपये, 100 रुपये, एक एग्जांपल ले लेता हूं, माने 100 केजी के लिए वो 1000 या 100 रुपये में लेती है, से वो बेच रही है 2 रुपये और 1 रुपये पर केजी में। तो ये जो बीच का पैसा है, जो लॉस जो सह रही है एफसीआई, या कहें गवर्नमेंट जो लॉस सह रही है, वो कौन देगा? वो सरकार भरती है। इस सरकार पूरा करती है, मतलब सरकार ऐड करती है इतने कम प्राइस, तभी वो इसको कॉम्पनसेट करती है। अदरवाइज कभी भी 2-1 रुपये में आपको नहीं मिल सकता। इस तरीके से आईसीडीएस मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम, 1975 में ये हुआ। एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसकी शुरुआत हुई थी। फिर एम ये था कि जो 6 साल तक है उनको न्यूट्रिशन दिया जाएगा, टीके लगाए जाएंगे, हेल्थ देखा जाएगा, रेफरल सर्विस थी। इसके अलावा उनकी माताओं को एडुकेट किया जाएगा, आईसीडीएस, उनको बताया जाएगा कैसे प्रॉपर खाना होता है, कैसे चीजें की जाती है। फिर था फूड फॉर वर्क, इसमें था कि आप काम करिए, हम आपको पैसा नहीं देंगे, आप काम करिए, खाना लेके जाइए, आप फूड ले जाइए, ग्रेन्स ले जाइए। यानी आपको क्या है, आप खरीदेंगे क्या? मेनली खरीदना क्या होता है? खरीदेंगे आप जाके खाना ही तो खरीदेंगे, चावल रोटी तो खरीदेंगे। फिर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, यहां इसको लॉन्च किया गया था 14 नवंबर 2004 में। 150 ऐसे बहुत जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे वहां पर था। मेन आइडिया इसका यह था कि किसी तरीके से नौकरी दी जाए, सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाए।
मतलब जो वाकई में जिनको रोटी के लिए पैसा चाहिए, एंड कई ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं उनके लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्पॉन्सर्ड स्कीम थी और उनको फूड ग्रेन्स दिए गए फ्री ऑफ कॉस्ट में। कलेक्टर जो यहाँ पर था डीएम, वो नोडल ऑफिसर बनाया गया और जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कोऑर्डिनेट करना है। और प्रोग्राम 2005 से ये बन गया नरेगा। ये बहुत ही हाई क्वालिटी और बहुत ही अपेक्षाकारी ये चीज बनी, आज भी बहुत अच्छा फायदा करती। फिर था गरीबी हटाओ प्रोग्राम, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। इसमें पीएपी में था जो गरीब इलाके हैं वहां से पॉवर्टी हटाई जाए, उनको रीस्ट्रक्चर किया गया। कई ऐसे प्रोग्राम थे जिसमें खाना ही खाना था, मतलब मेन चीज थी, लेकिन सारे ऐसे प्रोग्राम जो बनाए गए उनके पीछे खाना ही रहता है। एम्प्लॉयमेंट दीजिए, रोजगार देंगे तभी खाना खाएगा आदमी, इस तरीके से। तो अगर एक अच्छी इनकम किसी की होगी, पुअर की, तो वो अच्छा खाना ले पाएगा। वो केवल चावल और रोटी नहीं खाएगा, वो दाल भी खा लेगा, सब्जी भी खा लेगा। तो इस तरीके से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, मिड डे मील था कि बच्चे आएंगे, उनको दोपहर का खाना खिलाया जाए, उनको बाकायदा अंडे मिल रहे हैं, उनको दवाइयां मिल रही है आयरन वगैरह की। इसके अलावा गवर्नमेंट के अलावा कोऑपरेटिव्स भी हैं, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव्स भी इसमें इन्वॉल्व है। कई लोग जो है वो साथ मिल जाते हैं जो एक ही बिजनेस कर रहे होते हैं। मान लीजिए दूध का बिजनेस कर रहे हैं, वो सब एक साथ आ जाएंगे। कुछ अंडों का बिजनेस कर रहे हैं, वो एक साथ मिल जाएंगे। वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, वो लॉस शेयर करेंगे। इसको सहकारिता कहते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। सरकार हर जगह कुछ नहीं कर, हर काम नहीं कर सकती। अगर सदर्न रीजन में जाएंगे, वेस्टर्न पार्ट्स में जाएंगे, वहां पर क्या हुआ कि इन्होंने बाकायदा कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों ने दुकान बनाई। और यहां पर ये फेयर प्राइस शॉप जो है, तमिलनाडु में जितने भी फेयर प्राइस शॉप है, राशन शॉप है, 94% जो है वो सरकारी समिति चलाती है, सहकारी समिति चलाती है। ये बताता है कि कोऑपरेटिव्स, सहकारी समितियों का कितना अच्छा रोल रहा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको। दिल्ली में अगर जाएं, दिल्ली में मदर डेयरी है। मदर डेयरी का बहुत अच्छा दूध देती है ये, और वेजिटेबल देती है कंज्यूमर्स को। कौन इसे कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली करती है। अमूल, ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। अमूल एक सहकारी समिति, दूध और दूध के प्रोडक्ट, दुग्ध उत्पाद में गुजरात से शुरू हुई, लेकिन इसने पूरे देश में व्हाइट रेवोल्यूशन ला दिया, सफेद क्रांति ला दी अमूल ने, एक सहकारी समिति ने। महाराष्ट्र में अगर आप जाएं तो एडीएस है, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। इन्होंने क्या किया, ये एनजीओ, बहुत सारे एनजीओ है, ताकि अलग अलग ग्रेन बैंक्स, जिसे फूड बैंक भी कहते हैं, अलग अलग जगह इसको रखा जाए। एडीएस इसके अलावा क्या करती है? ट्रेनिंग करती है, कैपेसिटी बिल्डिंग करती है, लोगों को सिखाती है, समझाती है, स्किल डेवलप करती है। जो एडीएस ग्रेन बैंक प्रोग्राम, इसको बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम एक्नॉलेज किया गया और कहा कि वाकई ये खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा एक स्टेप है। तो सहकारी समितियां, सरकार के अलावा ऐसी बहुत सारी एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं, वो खुद कर रही हैं या सरकार के साथ काम कर रही हैं ताकि फूड सिक्योरिटी हो। मैंने जो डिस्कस किया, आपने जो समझा, उसमें यह था कि खाद्य सुरक्षा, इसका मतलब यह है कि जितने भी लोग उस देश में रहते हैं, सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि 3 ए, एक आदमी के पास ए एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी हो। हर एक आदमी के पास खाना मिले, प्रॉपर प्राइस में मिले और इजीली मिल जाए। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जो वल्नरेबल होते हैं, मार्जिनलाइज होते हैं, वो हमेशा उनको खूब खाने की दिक्कत रहती है। और खाना ही नहीं, न्यूट्रिशियस फूड, पौष्टिक खाने की उनको दिक्कत होती है। वो लोग जिनके पास जो लैंडलेस लेबर है या इल पेड है, उनको ठीक से तनख्वाह नहीं मिल पाती या वो काम करने में उस तरीके से सक्षम नहीं हो पाते। इसके अलावा ट्राइबल एरियाज हो गए, ऐसे इलाके जो बहुत दूर दराज के हैं, जहाँ पर डिजास्टर होते रहते हैं, भूकंप आता रहता है या फिर बाढ़ आती रहती है, वो जगह जो होती है, वहाँ के लोग खाद्य असुरक्षित हो जाते हैं। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, खासतौर पर कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया। बफर स्टॉक का स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम, उसके अलावा बहुत अलग अलग प्रोग्राम चलाए
इस प्रोग्राम के अलावा ऐसे भी प्रोग्राम थे जिनका मेन ये था ICDS, फूड फॉर वर्क, मिड डे मील्स, मतलब खाद्य सुरक्षा इसमें भी थी कहीं ना कहीं, लेकिन लोगों का डेवलपमेंट भी था। अंत्योदय अन्न योजना, मनरेगा या नरेगा जिसे कहते हैं, उसने तो 3-4 महीने के लिए लोगों को, वाकई में गरीबों को रोटी, जिसे जो वो एक्ट है, इसका मतलब वो एक्ट है और उसमें बकायदा बेरोजगारी भत्ता मिलता है। इसके अलावा सहकारी समिति, NGOs भी काम कर रही है देश को खुद सुरक्षा देने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।